नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दुनिया में एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि भारत एक सुपर पावर इन मेकिंग है, एक सुपर पावर इन मेकिंग। लेकिन फिलहाल भारत एक मिडिल पावर ही है। एक मिडिल पावर होते हुए भी भारत किस तरीके से अपने बेट्स को खेल रहा है, अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ये इस बात की बानगी है कि यूरोप आज के समय में भारत को एक ज्यादा क्रेडिबल नेगोशिएटर मानता है यूक्रेन और रशिया के बीच में बनस्पत ट्रंप। ये उसी जियोपॉलिटिकल पोजीशन की बानगी है कि इजराइल कह रहा है कि पाकिस्तान की एंट्री गजा में नहीं हो सकती, हां भारत आ सकता है उस पीस प्लान में। उसी जियोपॉलिटिकल पोजीशन की बानगी है कि भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में एंट्री दिला पाता है। शायद उसी जियोपॉलिटिकल पोजीशन से आज वेस्ट परेशान है, इसलिए साउथ एशिया में आकर धीरे धीरे भारत को पोक करता है कि कहीं ये कल का चाइना ना बन जाए। भारत के लिए बहुत सारे जो बेबी स्टेप्स ले रहा है धीरे धीरे भारत जियोपॉलिटिकल स्तर पर। अभी तक भारत को एक 12th मैन की तौर पर देखा जाता था कि भैया फेंस के बाहर बैठा है, मैच देख रहा है, खिलाड़ी है लेकिन बाहर बैठा है। अब धीरे धीरे वो एंट्री कर रहा है, हर जगह गेट में पैर फंसा रहा है। एक ऐसा ही एक और गेट खुला है, वो गेट खुला है मिडिल ईस्ट का, जिसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें जो वेस्ट एशिया है वहां। अब तक भारत वहां के जो देश थे उनके साथ सहयोगी था कि भैया हमें तेल सप्लाई करो, हम तुम्हें फूड सप्लाई करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करेंगे, तुम्हारे लिए मार्केट एक्सेस देंगे, यही सब चल रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से भारत वहां की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो अरब स्टेट्स, जो अलग अलग देश है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उसमें अब जब भारत की एंट्री हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की वो एंट्री क्या फल देती है भारत के लिए, और जियोपॉलिटिक्स में जो मिडिल ईस्ट है उसमें क्या चेंज आएगा, उसके ऊपर बात होगी। क्योंकि वहां से एक व्यक्ति भारत आ रहा है, वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, शॉर्ट में कहेंगे एमबीजेड। एमबीजेड का एक भारत दौरा हो रहा है। तो लोग कहेंगे भाई क्या हो गया, यूएई के साथ तो बहुत अच्छे संबंध है, कोई व्यापारिक डील लेकर आ रहे होंगे, कोई डिफेंस डील लेकर आ रहे होंगे, कोई कह रहा भैया हमने तो यूपीआई से पेमेंट करने लगे हैं तो शायद इसलिए आ रहे होंगे, अरे वो पहला हिंदू टेंपल भी यूएई से बना था ना, शायद कोई बातचीत चल रही होगी, मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, वहां पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मोदी जी को मिल चुका है, तो उस चीज के लिए कोई आ रहे होंगे। लेकिन जो यात्रा है वो बहुत छोटी है, वो यात्रा मात्र 1 घंटे 45 मिनट की है। आज 4:20 पर एमबीजेड का प्लेन भारत में लैंड होगा, 4:45 पे मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी और 6:05 पे वो भारत से वापस यूएई रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर कोई ट्रेड डील करनी है, डिफेंस डील करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए कोई विदेश मंत्री आ सकता था, फाइनेंस मिनिस्टर आ सकता था, या इनका ही दौरा होता तो एक लंबा 2 दिवसीय 3 दिवसीय दौरा हो सकता था। मात्र पौने 1 घंटा 45 मिनट का दौरा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो इससे कहीं बाहर है। दरअसल जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो राजनीति चल रही है उसमें यूएई अब अपने लिए एक बड़ा खतरा मानने लगा है। आप जब तक मिडिल ईस्ट की उस राजनीति को नहीं समझेंगे, इस दौरे के सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाएंगे। और यह सब शुरू होता है 2015 से। 2015 में यूएई और सऊदी अरेबिया मिलकर यमन में एंट्री लेते हैं हुतियों के खिलाफ कि भैया हम दोनों मिलकर इन हुतियों को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये ईरान बैक्ड मिलिशिया है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली गई, जो सऊदी और यूएई है उनके बीच में ही बड़े डिफरेंसेस होने लगे। और यूएई और सऊदी कितने करीबी थे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो एमबीएस है, जो मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी का जो किंग है आज के समय में, प्रिंस है, उसको स्थापित करने में, उसे उस अरब राजनीति को समझाने में, किस तरीके से यहां काम चलता है, किस तरीके से आपको अपनी पावर कंसोलिडेट करनी है, ये सारी मेंटरशिप अगर किसी ने दी वो एमबीजेड ने दी। क्योंकि वो एमबीजेड के यहां महीनों महीनों छुट्टियां बिताते थे, तो एमबीजेड ने समझाया कि यहां की अरब पॉलिटिक्स कैसे चलेगी और उन्होंने उसे तैयार किया। अब वही दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। यमन में जैसे जैसे एक्सपेडिशन धीरे धीरे आगे बढ़ा, दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे कि दरअसल यमन को यहां से किस तरीके से चलाया जाएगा। जो सऊदीज थे वो ये चाहते थे कि पूरे यमन पे कंट्रोल हो और उसके हिसाब से हम अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल करें। लेकिन जो यूएई है वो ये मानता था कि जो सदर्न
यमन है, जो साउथ का यमन है, उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि वहां से मैरीटाइम रूट्स जाते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक जगह है, ताकि वो जो पूरा का पूरा लॉजिस्टिकल रास्ता है उसको सिक्योर कर सके रेड सी तक। यहां पर इन दोनों के डिफरेंसेस आने लगे, और जो यूएई है वो साउथ की जो साउथ एसटीसी है, वहां पे एक सदर्न टेरिटोरियल कुछ करके एसटीसी करके है दक्षिण में, वो उसके साथ खड़ा हो गया, उस फोर्स के साथ। और इसी बीच सऊदी अरेबिया ने जो हुती विद्रोही थे उनके साथ स्टॉकहोम एग्रीमेंट कर लिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी उत्तर बनाम दक्षिण हो गया। सऊदी चाहता था उत्तर में जो उसकी उत्तर यमन की जो सीमाएं उससे लगती हैं वो सिक्योर हो जाए, और यूएई चाहता था जो दक्षिण का ट्रेड रूट है वो सिक्योर हो जाए, और वहीं से दो फाड़ हो गई सऊदी और यूएई के रिलेशनशिप्स की। वो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगे, और आज के समय में स्थिति इतनी खराब है कि वो दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते अब। और ये दबाव बनाया गया सऊदी अरब के द्वारा कि यूएई को अपने जो मिलिशिया है सदर्न यमन से वहां से निकालने पड़े। और जब इन दोनों के संबंध इस हद तक खराब हो गए कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, और मैं संबंध किस हद तक खराब हो गए आगे बताऊंगा, और वो असली कारण है कि एमबीजेड को भारत आना पड़ रहा है। जब सऊदी को यह लगने लगा कि यहां से जो यूएई है उसको अमेरिका धीरे धीरे पुश कर रहा है मेरे खिलाफ, यानी अमेरिका सऊदी वर्सेस यूएई कराना चाहता है यमन में, वो पीछे से धीरे धीरे उंगली कर रहा है यूएई को कि नहीं, सऊदी के साथ लड़ो, सऊदी के साथ ही कन्फेडरेशन क्रिएट करो, तुम सदर्न यमन की बात करो, एक कंसोलिडेटेड यमन की बात मत करो। और क्यों कर रहा था यूएई को अमेरिका उंगली? वो इसलिए कर रहा था क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड्स होते हैं। एक बहुत बड़ा सपना था ट्रंप का कि अब्राहम एकॉर्ड्स हो, कि पूरा मिडिल ईस्ट और जो इजराइल है उसके बीच में जो एनोमोसिटी है, जो उनके बीच में परेशानियां हैं, वो दूर हो अब्राहम एकॉर्ड्स के माध्यम से। 4 देशों से साइन भी करते हैं, जिसमें से एक यूएई है। सऊदी भी करने वाला था, लेकिन जो 7 अक्टूबर हो जाता है इजराइल के अंदर, उसकी वजह से सऊदी पीछे हट जाता है। तो ट्रंप को यह लगता है कि भैया मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ स्टेक पर रखा, तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, और तुम उससे पीछे हट जाते हो एक घटना की वजह से। और उसके बाद जब ईरान के लिए एयर स्पेस की जरूरत पड़ती है सऊदी की, तो वो भी डिनाई कर देता है सऊदी कि वो भी नहीं दूंगा। और जो पूरा का पूरा प्लान चल रहा है ना ट्रंप का अगेंस्ट ईरान, उसमें सऊदी विरोध के तौर पर खड़ा है कि नहीं भैया ईरान पे हमला मत करो, क्योंकि जब तक ईरान खड़ा है जब तक मेरा रिलेवेंस है। जिस दिन ईरान गिर गया, जिस दिन खोमेनी चला गया, तो अमेरिका मुझे कौन पूछेगा, दुनिया कौन पूछेगी। तो जिस तरीके से धीरे धीरे हर जगह, और पेट्रो डॉलर में भी उसने जो 1971 वाली जो ट्रीटी थी उसे रिन्यू नहीं किया, और चाइना को युआन में तेल बेच रहा है। तो सऊदी भी धीरे धीरे जिस तरीके से डिफेक्ट करने लगा था यूएस को अलग अलग मौकों पर, तो यूएस ने एज ए यूएई को इस्तेमाल किया एज अ पपेट इन यमन टू काउंटर सऊदी। सऊदी को समझ आ गया कि अब अमेरिका हमें एक तरीके से सिक्योर नहीं रख सकता, और वही यूएई का इस्तेमाल कर रहा है हमें बार बार उंगली करने के लिए। इसीलिए वो जाकर पाकिस्तान के साथ एक डील करता है कि भैया अगर मेरे ऊपर कभी हमला होता है, यूएई के माध्यम से होता है, हुती के माध्यम से होता है, सदर्न यमन से होता है, एसटीसी वाले करते हैं, या कोई भी XYZ करता है, तो तुम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे कि तुम पे हमला, हम पे हमला, हम पे हमला, तुम पे हमला वाली स्थिति। और एक तरीके से इस्लामिक नेटो जैसी चीज की एक नींव रख देता है, और उसमें धीरे से टर्की भी एंट्री ले लेता है कि नहीं नहीं मैं भी आऊंगा। और यहां एक कॉकटेल तैयार होता है, सऊदी का पैसा, पाकिस्तान की मिलिट्री, और आपका जो टर्की है उसकी टेक्नोलॉजी, कि हम तीनों मिलकर इसको एक इंटेक्ट रिलेशन बनाते हैं। यहां से यूएई को भी खतरा महसूस होने लगा। इसी दौरान जब ये इस्लामिक नेटो बन रहा था, तो एक मेडिटेरेनियन नाटो भी बन रहा था, मेडिटेरेनियन क्वाड भी बन रहा था। वहां साइप्रस, ग्रीस और इजराइल एक साथ आ रहे थे अगेंस्ट टर्की। वो अलग चल रहा है। आपको मिडिल ईस्ट समझना पड़ेगा, तब जाकर आप समझेंगे कि यात्रा क्यों सिग्निफिकेंट है। जब वहां पे मेडिटेरेनियन क्वाड बन रहा था, उन तीनों देशों ने मिलकर जो टर्की के खिलाफ है, क्योंकि वो टर्की को अपना दुश्मन मानते हैं, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल, तो उसने कहा कि भारत तुम भी आओ। भारत भी जाकर वहां नेवल एक्सरसाइजेस और बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर रहा है, हथियार दे रहा है साइप्रस को। साइप्रस तो भारत प्रधानमंत्री भी गए, प्रधानमंत्री जो है वो भी साइप्रस गए थे
और ग्रीस के साथ किस तरीके से भारत के संबंध खड़े हो रहे हैं, इजराइल के साथ क्या है, वो सारी दुनिया देखती है। तो भारत उस मेडिटेरेनियन क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है, या कम से कम ऐसा प्रपोजल भारत को दिया जा रहा है, उससे टर्की भी परेशान है। यानी अब दो फ्रंट बन गए, एक इस्लामिक नाटो बन गया, एक मेडिटेरेनियन का जो क्वाड है वो बन रहा है इस सऊदी पाकिस्तान टर्की अलायंस को काउंटर करने के लिए। और यहीं से, और उसके अलावा भारत के जिस तरीके से संबंध यूएई से बेहतर हो रहे हैं, तो यूएई को यहां से एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि नहीं, अगर हमें अपने आप को सऊदी से बचाना है, अगर आने वाले समय में अगर ईरान फेल हो जाता है, अगर ईरान गिर जाता है, फॉल ऑफ ईरान हो जाता है, तो उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में हम सब जो कंट्रीज हैं, यूएई है, सऊदी है, वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट रह नहीं जाएंगे अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के लिए सस्ते तेल गैस का जो भंडार है वो ईरान से खुल जाएगा। तो वो क्यों इन सब की सुनेगा? तो उसको लग रहा है कि मुझे एक पार्टनर चुनना ही पड़ेगा। और सऊदी को पता था कि यूएई पे सबसे पहले परेशानी आएगी, तो वो कहां भाग के जाएगा? भारत के साथ जाएगा। शायद उसी एंटिसिपेशन में उसने वो पाकिस्तान वाली डील की थी। अब समझ आता है कि वो डील सऊदी ने कहां सोचकर की। भैया हुती के खिलाफ तो करनी ही है, जो यूएई के मर्सनरीज हैं यमन में, उनके खिलाफ तो करनी ही है, प्लस भारत का भी काउंटर रखना है। कारण है क्योंकि सऊदीज भी भारत से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से रशियन ऑयल खरीदा है, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के सऊदी के संबंध बहुत खराब है, लेकिन वो भारत को भी एक मैसेज देना चाह रहा है। इसीलिए उसने वो पाकिस्तान के साथ किया कि भैया तुम रशियन ऑयल खरीद सकते हो तो हम ये कर सकते हैं। इस सब केओस के बीच में, इस सब परेशानी के बीच में जो एमबीजेड है वो भारत आते हैं, क्योंकि भारत जिस तरीके से कॉपरेशन है यूएई और भारत का, $50 बिलियन से ज्यादा का भारत और यूएई के बीच में व्यापारिक संबंध है। चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है भारत का, अमेरिका, चाइना और यू के बाद। यू अब शायद सेकंड नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि एफटीए वगैरह सब हो चुका है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है हमारे साथ यूएई की। उसके अलावा भारत जिस तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है यूएई के अंदर, यूएई के अंदर आईओसीएल और बीपीसीएल ने ऑनशोर ब्लॉक 1 में बड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन किया है। एक बड़ा ब्लॉक मिला है जिसको आईओसीएल प्लस बीपीसीएल मिलकर 50-50% की पार्टनरशिप पे वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे, सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे, तेल के संबंध बहुत अच्छे। उसके अलावा भारत का जो डायोस्पेरा यूएई में रहता है, यूएई उसका इस्तेमाल करना चाहता है। उसके अलावा यूएई को यह समझ आ रहा है कि सिर्फ भारत ही है जो ट्रंप जैसे बुली के सामने भी खड़ा रहा, तो कल को मुझे कोई परेशानी आती है तो भारत अगर उस दोस्ती को निभाता है और साथ खड़ा रहता है, ये ताकत उसके अंदर है। और एमबीजेड को सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? सबसे बड़ी टेंशन क्या है? एमबीजेड को सबसे बड़ी टेंशन तख्तापलट की है, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट से खबर आ रही है कि जो एमबीजेड है उसका तख्तापलट एमबीएस करना चाहता है। एमबीएस ये चाहता है कि इन सब के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, किसी भी तरीके से ऐसा प्रेशर बनाया जाए इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कि जो एमबीजेड और जो नहान फैमिली है उसको इस पूरे पावर कॉरिडोर से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उसको लगता है इनकी वजह से यमन में शांति नहीं आ पा रही है, इनकी वजह से यमन में हुती वर्सेस एसटीसी हो रहा है, इनकी वजह से हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। साथ ही आइडियोलॉजिकल लेवल पर जो यूएई है वो ये मानता है कि हम अरब की जो मॉडर्निटी है हम उसको सिंबलाइज करते हैं, और जो सऊदी है वो अरब सुप्रीमेसी को मानता है कि मैं सुप्रीम हूं अरब में, और वो ये मानता है मैं जो मॉडर्न अवतार है अरब का मैं उसका सिंबल करता हूं। तो यहां आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है। तो एमबीएस वर्सेस एमबीजेड जो हो रहा है, और एमबीएस जिस तरीके से तख्तापलट करना चाह रहा है एमबीजेड का, मतलब जिस आदमी ने राजनीति सिखाई, जिस आदमी ने स्थापित किया, जिस आदमी ने सपोर्ट किया, बहुत सारी चीजें करी, वही चाहता है कि भैया अब इसका तख्तापलट से, यही निरंकुश राजनीति होती है। और एमबीजेड का भारत आने का मतलब यह है कि भैया अपने जो लेवरेज है, अपने जो व्यापारिक हित है, उनका लेवरेज लेकर भारत से कहना चाह रहा है कि किसी भी तरीके से जान बचाइए, और जो आपका लेवरेज है एमबीएस पे उसका इस्तेमाल कीजिए। भारत का एक बड़ा डायस्पोरा तो वहां रहता ही है, जिसके बिना सऊदी काम नहीं कर पाएगा। लाखों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में लोग वहां रहते हैं, जो सऊदी अरब के अनस्किल्ड से लेकर, सेमी स्किल्ड से लेकर स्किल्ड सेक्टर तक में अपना योगदान दे रहे हैं।
उसके अलावा भारत का एक और बहुत बड़ा लेवरेज है एमबीएस के ऊपर। एमबीएस का खुद का तख्ता पलट होने वाला था सऊदी में। सऊदी में खुद उसे हटाने के ऊपर जो राज परिवार है उसका एक बड़ा वर्ग लगा हुआ था, और वो बात भारत की जो आरएनएडब्ल्यू है उसने लीक की थी उसे, तब जाकर वो वहां जाकर उस दमन को कर पाया जिसने उसकी सत्ता को संरक्षित किया, सुरक्षित किया और स्थापित किया। ये लेवरेज भी भारत के पास है। तो एमबीजेड चाहता है कि भैया मेरी जान बचाने के लिए, मेरी सरकार बचाने के लिए, और जो ये लड़ाई चल रही है उसके लिए, भैया लड़ाई तो बहुत साल से चल रही है, 18-19 के बाद से उनके संबंध खराब होने शुरू हो गए थे। तो अब क्यों 1.5 घंटे के लिए आ रहा है, 1.25 घंटे के लिए आ रहा है? क्योंकि अब बात तख्ता पलट तक चली गई है। स्थितियां उस हद तक खराब हो चुकी है कि अब वो चाहते या तो इसकी ये हटे या मैं हटूं। और अगर ऐसा मिडिल ईस्ट में होता है तो और जो देश हैं और उसमें जो राजे रजवाड़े चल रहे हैं, जितने भी ये शेख बैठे हैं, उनको भी खतरा हो जाएगा। जैसे अरब रेवोल्यूशन, जो अरब स्प्रिंग हुई थी ना, उसके बाद सबको खतरा हो गया था और धीरे धीरे सरकारें गिरने लगी थी। अगर इस तरीके से एक राजा दूसरे राजा का तख्ता पलट करेगा तो भैया फिर कोई सुरक्षित नहीं है। और जो आग लगेगी ना मिडिल ईस्ट में, वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी और वो एमबीएस के भी हाथ जला सकती है। यही बात वो चाहता है एमबीजेड कि भारत यही मैसेज एमबीएस तक पहुंचाए। और इसीलिए ये सब चीजें वो डायरेक्ट, देखिए बहुत सारे कम्युनिकेशन सेटअप, आप सिक्योर कुछ नहीं, आप कह रहे हैं मैं बहुत सिक्योर लाइन पे बात कर रहा हूं, तो सिक्योर कुछ नहीं होता। इसलिए अक्सर ये मैसेजेस पहुंचाने के लिए डायरेक्ट आया जाता है, और वही डायरेक्ट अपील, डायरेक्ट मैसेज कह लीजिए, एमबीजेड भारत पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से वो मुलाकात होगी और संभवतः आने वाले समय में जिस तरह की डिफेंस डील सऊदी और पाकिस्तान के बीच में हुई है, तो यूएई और भारत के बीच में हो जाए तो अचंभे की बात नहीं है। तो यहां से जो मिडिल ईस्ट की राजनीति है, जो इंटरनल पावर टसल है, भारत की उसमें एंट्री हो सकती है। किस हद तक होगी, कैसे होगी, भारत उस लेवरेज को कैसे इस्तेमाल करेगा, वहां से कहां चीजें जाएंगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भारत इस सब प्रॉब्लम में अपने लिए कोई लेवरेज ढूंढेगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट में सुएज का रास्ता हो, आईमेक का रास्ता हो, या फिर आपका चाबार का रास्ता हो, 3 महत्वपूर्ण भारत के ट्रेड रूट थे कि चाबार से आप नॉर्थ में जा सकते थे, आप आईमेक के माध्यम से पूरा यूरोप की एंट्री है, और सुएज कैनाल वाला रास्ता है। तीनों ही रास्ते फिलहाल के लिए अनस्टेबल है। चाबार के भारत के लिए बंद हो ही गया है, आईमेक का अभी कोई भरोसा नहीं है, सुएज कैनाल में भी, रेड सी में कभी भी कुछ हो जाता है, हुती बैठे रहते हैं। तो भारत के लिए भी अब फिलहाल पूरे मिडिल ईस्ट में 2 ही प्रोमिनेंट पार्टनर हैं जो एज अ पिलर खड़े हैं, ओमान और यूएई। तो भारत के लिए भी है कि उन पिलर्स को किस तरीके से सिक्योर रखा जाए, ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहां से कहां राजनीति जाएगी, किस तरीके से होगा, और वो 1.5 घंटे की जो यात्रा हो रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये आने वाले कुछ महीनों में आपको निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट में और भारत के जो संबंध है उसमें दिखाई दे जाएंगे। हालात इतने बदतर हैं कि अब स्टेट टेलीविजन पर बाकायदा खुल्लम खुल्ला एक दूसरे देशों को गाली दी जा रही है, सऊदी और यूएई में। इसलिए संबंध बद से बदतर हो रहे हैं। ट्रंप का भरोसा नहीं है, चाइना को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, रशिया शायद उस पोजीशन में नहीं है, तो भारत ही एक ऐसा है जो एमबीएस और एमबीजेड दोनों से बात कर सकता है। हाँ, इस बीच अमेरिका भी कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर करना चाहेगा। जो भी होगा, जो भी इसमें डेवलपमेंट आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।